हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे 560 रिवाइज किया था और इस वाले वीडियो पे हम ऐसे 570 रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिविजन। ऐसे 570 किस चीज के बारे में बात करता है? ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है। काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसके जो क्वेश्चंस है केस स्टडीज के फॉर्म में काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे 570 बात करता है गोइंग कंसर्न विच डील्स विथ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। सारे ऐसे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी चीज के बारे में डील करता है। ऐसे सब ऐसे में लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसे 570 डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एंड इम्प्लीकेशंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब गोइंग कंसर्न एक्चुअल में क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी भी एंटिटी का किस बेसिस पे बना जाता है? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। मतलब किसी भी एंटिटी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो उस अजम्पशन से देखेंगे कि ये जो एंटिटी है ये गोइंग कंसर्न बेसिस में है। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस that entity is going concern and will continue its operation for foreseeable future। आगे अपने operations को वो continue रखेगी जब तक मैनेजमेंट का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता उसको लिक्विडेट करने का, एंटिटी को, और सीज दी ऑपरेशन से ऑपरेशन को बंद करने का, या फिर कोई भी रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है गोइंग कंसर्न मतलब बंद करने के अलावा, उस केस में हम मानेंगे सिर्फ कि ये गोइंग कंसर्न बेसिस में नहीं बना है। और जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है लिक्विडेशन बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, सबसे पहला मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंसिडर करना कि ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे है, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है, तो ये सारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द असेसमेंट ऑफ, कि वो असेस करेगी क्या एंटिटी एबल है आगे कंटिन्यू करने के लिए एज अ गोइंग कंसर्न। सो इट हैज टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, भले ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई ऐसी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट इंक्लूड नहीं करता। अलग से वो कहीं लिखा हुआ नहीं गया है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट असेस करेगा एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो भले ना लिखा हो बट मैनेजमेंट को खुद से असेस करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट असेसमेंट इंक्लूड्स मेकिंग जजमेंट। अच्छा, असेसमेंट में क्या इंक्लूड होगा? जजमेंट लगाना अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जितने भी आउटकम्स होंगे वो अनसर्टेन होंगे, उसके बेसिस पे आपको जजमेंट्स लगाने हैं एंड देन आपको असेसमेंट उस हिसाब से करना है। फिर थर्ड, to make proper or appropriate disclosures in connection with going concern in the financial statements। ये असेसमेंट करने के बाद आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने हैं इन कनेक्शन विथ गोइंग कंसर्न इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हो गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड करना है ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट जो यूज करता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, उसकी अप्रोप्रिएटनेस पर भी उसको कंक्लूजन देना है और इस बात का सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करना है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है टू असेस whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as a going concern। उसको ये भी असेस करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये लाइन इस स्टैंडर्ड में इतनी बार रिपीट हो रही है तो ये लाइन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। एंटिटीज एबिलिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, फिर थर्ड, हाउएवर ऑडिटर जो है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गारंटी द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो किसी भी टाइप की कोई गारंटी नहीं देगा कि वो एंटिटी
आगे एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करेगा, एंटिटी एबल है करने के लिए, इस बात की गारंटी जो है वो ऑडिटर नहीं देगा। ठीक है, वो सिर्फ एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ठीक है, कंक्लूजन देगा ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, प्लस देखेगा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब किस तरीके के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाएगा? सो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। उस बेसिस पे आगे ऑडिटर अपना प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट का क्या प्लान है ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए, मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है। ठीक है, सो अगर असेसमेंट परफॉर्म किया गया है, किस चीज का असेसमेंट परफॉर्म किया गया है? गोइंग कंसर्न, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न का जो पूरा असेसमेंट है वो मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है। सो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ एंड मैनेजमेंट कैसे प्लान करता है टू एड्रेस सच इवेंट्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अच्छा ये पहला केस। सेकेंड केस ये कि ऐसा कोई असेसमेंट अब तक परफॉर्म नहीं हुआ है, तो भी ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट के पास कि भाई क्यों नहीं किया है, डिस्कस करेगा एंड उससे पूछेगा कि आपने चलो असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया बट किस बेसिस पे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, बेसिस फॉर यूज वो डिस्कस करेगा, और क्या कोई सच में इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। दो केस, दोनों केस के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट के असेसमेंट को अब हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जिसमें अपन क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? हम लोगों को इवैल्यूएट करना है कि असेसमेंट में मैनेजमेंट सबसे पहले क्या प्लान करेगा कि मुझे ऐसे ऐसे असेस करना है, तो उस प्लान को इवैल्यूएट करना है। मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, आगे वो क्या फ्यूचर एक्शन के लिए क्या प्लानिंग की है और जो प्लान बनाया है वो फीजिबल तो है ना, एकदम ऐसे अंधाधुंध मतलब मैं 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट्स का इतना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लूंगा, अरे भाई फीजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो वो हमको इवैल्यूएट करना है। फिर सेकेंड, टू इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट, प्लानिंग तो हमने इवैल्यूएट कर ली, अब हमको इवैल्यूएट करना है कि क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट का असेसमेंट करने के लिए, किस तरीके से वो असेसमेंट करता है, उसका पूरे प्रोसेस को इवैल्यूएट करेंगे। फिर थर्ड, क्या अजम्पशंस है जिस पर उसके असेसमेंट बेस्ड होंगे। पहला प्लान, प्लान के बाद वो उसका प्रोसेस क्या है असेसमेंट करने का, और जो वो असेसमेंट है वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है, तो उस अजम्पशन को भी हमको इवैल्यूएट करना है। 3 पॉइंट याद हो गए, इसी तरीके से आपको लिंक कर करके याद करना है। ठीक है, मैनेजमेंट का प्लान, उसके बाद अपना प्रोसेस को इवैल्यूएट करना है टू मेक असेसमेंट, फिर अजम्पशन ऑन विच असेसमेंट इज बेस्ड। अगर मैनेजमेंट का असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, अगर मैनेजमेंट का असेसमेंट लेस देन 12 मंथ्स कवर करता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ 12 महीने से भी कम का मैनेजमेंट असेसमेंट करता है, तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि प्लीज उसको एटलीस्ट 12 मंथ का तो असेसमेंट रखो, इतना कम भी मत करो। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जिसमें हम लिखेंगे कि जब क्वेश्चन पूछेगा इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल प्रोसीजर्स, क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, तो आपको ये पॉइंट सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। पहला, अगर कौन से इवेंट्स और कंडीशंस जब आइडेंटिफाइड हुए तो आप क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। सो ऑडिटर सबसे पहला ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो डिटरमाइन करे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट लाती है ऑन द एंटिटीज अबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जहाँ पे अगर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परफॉर्म करो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान को इवैल्यूएट करेंगे कि और वो फीजिबल है कि नहीं वो देखेंगे। हम लोग ने जो पहले पढ़ा था ना यहाँ पे इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, पहले 2 पॉइंट तो सेम है। ठीक है, उसके बाद वेयर द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरकास्ट, कैश फ्लो फोरकास्ट होता है गोइंग कंसर्न में। जैसे तभी तो मतलब कैश फ्लो में पता चलेगा कि आगे और कितना कैश होगा, है ना, फोरकास्ट जो भी उन लोग बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हाँ गोइंग कंसर्न अभी आगे और चल सकता है। सो इसलिए जहाँ पे अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है एंड एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट इज सिग्निफिकेंट, तो हम उसमें क्या इवेल्युएट करेंगे, जिस बेसिस पे वो फोरकास्ट बना हुआ है, इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा विच इज जनरेटेड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट। एंड साथ में क्या ले देखेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या एडिक्वेट सपोर्ट है आपके जो भी आपने अजम्पशंस लिए हैं, जिस बेसिस पर, जिस अजम्पशंस पर आपने ये फोरकास्ट बनाया है, वो अजम्पशन का सपोर्ट के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट सपोर्ट होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। सो वेदर देयर इज एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशंस अंडरलाइंग फोरकास्ट। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली फोर्थ ये होना चाहिए, पहले ये अपन पढ़ते हैं। So considering if additional information are available since date when management made its assessment, जिस दिन से मैनेजमेंट ने असेसमेंट बनाया है उस दिन के बाद से कोई अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। फिर लास्ट में हम क्या मांगेंगे मैनेजमेंट से, सबूत लिख के दो भाई। सबूत मतलब एक प्रूफ। So requesting written representation from management and TCWG regarding their plans for future actions. So these are the 5 points of additional procedures when events or conditions are identified. फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि मैनेजमेंट ने अगर असेसमेंट नहीं परफॉर्म किया है तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि असेस करो। सेकेंड पॉइंट ये कि इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को और प्लान फिजिबल है कि नहीं। थर्ड, एंटिटी की ने अगर कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है और उसका एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट वो अपन एनालाइज करेंगे। एंड उसमें क्या एनालाइज करेंगे, सबसे पहले जो अंडरलाइंग डेटा है उसकी रिलायबिलिटी इवेल्युएट करेंगे। देन assumptions के लिए एडिक्वेट सपोर्ट है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस दिन से मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया उस दिन के बाद कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो कंसिडर करेंगे। एंड लास्ट में उनसे बोलेंगे कि हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है, ये हो गया। अब disclosures when events or conditions have been identified and material uncertainty exists, क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे हमें, कब, जब इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड हो चुके हैं और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी exists that का significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। ठीक है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या, सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए गए हैं क्या सच इवेंट्स और कंडीशंस, और मैनेजमेंट का क्या प्लान है उसके साथ डील करने का, तो ये एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज है कि नहीं है। फिर सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल, सिर्फ इवेंट्स और कंडीशन डिस्क्लोज नहीं करने हैं, आपको साथ में ये भी डिस्क्लोज करना है कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो एग्जिस्ट करती है, वो डिस्क्लोज हुआ है विच इज रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, अब डिस्क्लोजर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये चीजें डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इन डिस्क्लोजर्स में इंक्लूड क्या क्या होगा, इंक्लूड होगा मैनेजमेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, मैनेजमेंट ने कुछ इवैल्यूएशन किया होगा उन इवेंट्स, वो कितना सिग्निफिकेंट है इवेंट, कितना इंपॉर्टेंट है इवेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट के जो एंटिटी की जो ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, उसको मीट करने के लिए एंड जो भी सिग्निफिकेंस है उस इवेंट का, उसका पूरा इवैल्यूएशन जो मैनेजमेंट करती है वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सेकंड, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए होंगे एज अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ये सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी मैनेजमेंट ने लिए हैं, ठीक है, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड थर्ड, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स और कंडीशन, उस इम्पैक्ट का मतलब उस इवेंट और कंडीशन का क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका अमाउंट पूरा, एंड द ऑल्सो द लाइकलीहुड एंड टाइमिंग ऑफ अकरेंस, लाइकलीहुड और टाइमिंग ऑफ अकरेंस भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ
कब डिस्क्लोजर? जब इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, साथ में मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है एंड डिस्क्लोजर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए वो, ठीक है। अब डिस्क्लोजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में हम मतलब ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स अबाउट दीज इवेंट्स और कंडीशंस। दैट इज इट। तो ये हो गया अपना एक मेजर चंक कंप्लीट। उसके बाद कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। जो भी इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड हुए हैं दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, वो आपको टीसीडब्ल्यूजी से जाके कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिले इन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब तक अप्रूव होना चाहिए उससे ज्यादा कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है, सिग्निफिकेंट डिले लग रहा है इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस केस में क्या करेंगे, ऑडिटर शेल इंक्वायर, रीजन पूछेगा कि भाई डिले क्यों हो रहा है, जल्दी अप्रूव कर दो। अगर ऑडिटर बिलीव करता है, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो डिले है इज रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस ऑफ गोइंग कंसर्न असेसमेंट, ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है, कहीं मतलब ये रिलेटेड मतलब उस इवेंट्स और कंडीशन से रिलेटेड तो नहीं है ना, गोइंग कंसर्न असेसमेंट के बेसिस वाला कुछ तो नहीं है ना, अगर है तो वो जो अबव हमने एडिशनल प्रोसीजर्स पढ़े थे ना वो वापस से परफॉर्म करेगा एंड उसका इफेक्ट देखेगा ऑडिटर के कंक्लूजन में, ठीक है। सो ये छोटा पॉइंट है, इसको रीड करना, ये शायद एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब इम्प्लीकेशंस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट में जैसे वो ओपिनियन देता है, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो अपना असेसमेंट मतलब असेसमेंट कर भी नहीं रहा है, ना ही उसको एक्सटेंड कर रहा है, वो मतलब अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उस केस में ऑडिटर की क्या कोई गलती है क्या? नहीं। अब ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिपोर्ट में क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन दे देगा, ठीक है। अब इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब मैनेजमेंट ने यूज किया है गोइंग कंसर्न बेसिस बट वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही तरीके से उसने यूज नहीं किया है। उस केस में देखना है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न बट इन ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, तो ऑडिटर जो है वो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ना क्वालिफाइड ना डिस्क्लेमर, वो पूरा एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, भले ही मैनेजमेंट ने खुद ने डिस्क्लोज किया है अबाउट दिस इनअप्रोप्रिएटनेस, लेकिन ऑडिटर को पता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, मैं इसमें सही ओपिनियन तो मतलब मैं एडवर्स ओपिनियन ही रिपोर्ट में दूंगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है एंड साथ में मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें दो केसेस है। पहला केस ये, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर क्या करेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा एंड जो रिपोर्ट है उसमें एक सेपरेट सेक्शन रहेगी अंडर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ताकि उसमें यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ हो, ड्रॉ दी अटेंशन टू नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इस हेडिंग में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न टू ड्रॉ अटेंशन, कहाँ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट में जिस नोट में ये सारे मैटर्स डिस्क्लोज किए गए हैं, ठीक है। अब सेकेंड, स्टेट दैट दीज इवेंट्स और कंडीशंस इंडिकेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड फॉर द मैटर। ये दो चीजें इस हेडिंग के अंडर पे लिखी जाएगी। सेकेंड केस बोलता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड, एडिक्वेट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिया गया था, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरा परवेसिव है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होगा। सो एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ऑफ एन ओपिनियन एंड इन बेसिस फॉर एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन state that material uncertainty exists and that financial statements do not adequately disclose this matter। इस तरीके से आपको आंसर में भी प्रेजेंट करना है।
ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे ये पिक्टोग्राफिक एंड चार्ट फॉर्मेट में, तो चीजें इजी पड़ती है और आपसे केस लॉज भी ये पढ़ के बनेंगे। ठीक है, केस स्टडीज लास्ट में ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना 2 से 3 बार। एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स और कंडीशन दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट्स, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स, उनका कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स है। तो ऐसे ऐसे जो एग्जांपल्स है जिनके कारण ऐसा लगता है कि डाउट होता है एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ये चीजें आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज फ्रॉम दीज नोट्स। एंड यस, ऐसे 570 का रिविजन खत्म, इसके पहले ऐसे 560 का था, एंड अब आगे के एसेस के भी मैं रिविजन लाऊंगी फटाफट। आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स पहले रिवाइज करना है तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसका रिवीजन वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी। एंड टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर देना, जहाँ पे आप लोग कोई डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। सो यस, टिल देन ऑल दी बेस्ट। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।